सुस्वागतम आप सभी को। आप सबको इस संस्कृत का कक्षा नंबर 3 में स्वागत है। हम वर्ण का परिचय ज्ञान किए थे पिछले कक्षा में, माहेश्वरी सूत्र ज्ञान किए थे। आज हम स्वर वर्ण का कितना भाग है, व्यंजन वर्ण का कितना भाग है, ये ज्ञान करेंगे। हम उस दिन स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, ये जाने थे। तो उससे पहले चलिए हम आज एक नई संभाषण करते हैं। उस दिन हम मम नाम सुरेशः भवतः नाम किम वो जाने थे। आज हम जानेंगे सुरेश क्या है और वो क्या पूछ रहा है। मम नाम सुरेशः अहम अध्यापकः भवान कः। सुरेश ने ऐसा पूछा कि वो अध्यापक है। भवान कहा, तुम क्या हो? मैं तो अध्यापक हूँ, तुम कौन हो? तो रमेश ने बोला, मम नाम रमेशः अहम चिकित्सकः। ये तो पुल्लिंग में हुआ, तो अब हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। आप सब कौन कौन है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना नाम मम नाम डेस अहम डेस ऐसे लिखकर कमेंट कीजिएगा। तो पिछले कक्षा में 2 लड़कियां थी, भारती और शारदा। भारती ने बोला, मम नाम भारती अहम छात्रा भवती का। तो शारदा ने बोला, मम नाम शारदा अहम अध्यापिका। तो भारती एक छात्र है और शारदा एक अध्यापिका है। दोनों ने अपना अपना डेजिग्नेशन बताया है। तो आप सभी भी अपना डेजिग्नेशन क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और कौन कौन उस माहेश्वरी सूत्र को याद कर चुके हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज हम संस्कृत का एक मजा लेंगे। हम सब तो हिंदी गाना गाते हैं, तो आज चलिए हम संस्कृत में एक गीत बोलेंगे जो आपको मजा आएगा। संस्कृत को मजा लेते हुए हम पढ़ेंगे। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भावभयपारि मुनिविराजितम् पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं कीर्तिराजिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाणमुख्यकविभिः व्यासभास कालिदास बाणमुख्यकविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतिख्य प्रणयनाच्य मनुकुलं संस्कृतस्य संस्कृतिख्य प्रणयनाच्य मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं। तो हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार है। मतलब हम उच्चारण करते समय फॉर एग्जाम्पल हम आ उच्चारण करते हैं, ये कितना समय लगता है, ये आधार करके स्वर का प्रकार भेद किया गया है। तो स्वर 3 प्रकार है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर उच्चारण करने के लिए एक मात्रा,
काल का समय लेता है। दीर्घ स्वर हर स्वर से दोगुना मात्रा काल का समय लेता है और प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से ज्यादा मात्रा काल का समय लेता है। इन स्वरों को ठीक से याद रखने के लिए एक श्लोका दिया गया है जो आपको याद करना चाहिए। ये ट्रिक समझिएगा। एकमात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। तो आइए हम इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। हर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्र समय लेता है अर्थात कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और जैसे कि आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, रू, लू, ये 5 संख्या है। इनमें से कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता है। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्या है? इन स्वरों को व्यवहार करके बाकी वर्ण बने हैं तो इनको मूल स्वर कहा जाता है। ये कम से कम समय लेते हैं। इनमें अन्य कोई वर्ण मिश्रित नहीं होता है। इनकी संख्या 5 है। तो ये था हर्ष स्वर। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ स्वर यह है कि हर स्वर को उच्चारण करने के लिए जितना समय लगता था दीर्घ स्वर उच्चारण करने के लिए उससे दोगुना ज्यादा समय लगता है अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इनका उदाहरण है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रू, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या 8 है। हम लोग हिंदी में बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, छोटा हु ऐसे बोलते हैं परंतु ओडिया में हर्ष ऊ, हर्ष ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ ई ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये दीर्घ स्वर है और बड़ी ई दीर्घ स्वर है इसलिए इसे दीर्घ ई बोलते हैं और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है इसलिए दीर्घ ऊ बोलते हैं। ऐसे इनकी संख्या 8 है और इनको उच्चारण करने में आ को उच्चारण करने में आ को उच्चारण आ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है ना, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलिए हम हर्ष स्वर जानेंगे, दीर्घ स्वर जानेंगे। अब हम प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है हर्ष स्वर को उच्चारण करने में 1 मात्रा काल का समय लगता था, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मात्रा काल का समय लगता था, किंतु प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 3 मात्रा का काल का समय लगता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। ये वैदिक पद्धति थी, अभी ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे कि ई के आगे 3 लगा है, अ के आगे 3 लगाया गया है, ऊ के आगे 3 लगाया गया है, रू के आगे 3 लगाया गया है, रू के आगे 3 लगाया गया है। ये सब वैदिक पद्धति में किया जाता था, अभी ये नहीं किया जाता है। अभी हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण का प्रकार भेद पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण को उच्चारण के भिन्नता के आधार पर 3 भाग किया गया है, जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। उसको उच्चारण के आधार पर उससे विभाजित किया गया है। हम लोग मुख में क को उच्चारण करते हैं तो क उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी भी
पार्ट में टच करता है, किसी भी पार्ट में छूता है, इसको आधार करके, यह प्रक्रिया को आधार करके व्यंजन वर्ण को 3 भाग किया गया है। तो पहला था स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है। स्पर्श मतलब टच करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, वे स्पर्श व्यंजना कहलाते हैं। आप लोग ये ट्राई करिएगा। क क क कहते समय हमारा जीवा तालु में स्पर्श करता है और एक वायु कुछ क्षण के लिए झटकर मैंने रुक जाता है और क कहने से झटके से बाहर आता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। इसे 5 भाग में विभक्त किया गया है, जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क से लेके वहाँ तक है, च वर्ग में च से लेके न्या तक है, ट वर्ग में ट से लेके न तक है, त वर्ग में त से लेके न तक है, प वर्ग में प से लेके म तक है। क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, प वर्ग में भी 5 व्यंजन है, इसीलिए इसका टोटल संख्या हुआ 25 यानी कि 25। हम इन 25 वर्ण को इस तरह याद कर सकते हैं। क च ट त प, ख छ ठ थ प, ग ज ड़ द ब, घ झ ढ़ ध भ, व य ण न म। ये ट्रिक है, आप इससे गीत के माध्यम से याद कर सकते हैं। क च ट त प, ख छ ट थ प, ग ज ड़ द ब, घ झ ढ़ ध भ, व य ण न म। परंतु इसका वर्ग अलग है। क का वर्ग अलग है, च का वर्ग अलग है, किंतु इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अभी आता है व्यंजन वर्ण का दूसरा भाग, अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, फोर्सफुली, कम फोर्स यूज किया जाता है, वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात य व र ल, य व र ल, इसे उच्चारण करने में थोड़ा सा शक्ति प्रयोग होता है, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इन्हें यन प्रत्याहार भी कहा जाता है। क को उच्चारण करने के लिए कोई शक्ति प्रयोग नहीं की जाती है, नहीं लगती है, पर य, र, व, ल उच्चारण करने में थोड़ी शक्ति प्रयोग की जाती है। उसके बाद 3 नंबर का जो व्यंजन वर्ण है वो है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण करने से वायु धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकला जाता है, वे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिसे स, स, ह ऊष्म संख्यक व्यंजन है। हम जब स बोलते हैं, स बोलने में हमारी जीवा और तालु में से रगड़ होती है और धीरे धीरे रोक कर बोला जाता है, इसलिए इसमें उष्मता निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें सल प्रत्याहार भी कहते हैं। हम ये आगे जाकर पढ़ेंगे और इनकी संख्या 4 है। तीनों स आता है इनमें से और ह, तीनों स और ह अंतर्भुक्त है इन ऊष्म व्यंजन में। तो इन व्यंजन वर्ण को याद करने का ट्रिक है, हम स्किन को टच करेंगे तो ये स्पर्श व्यंजन हो गया, स्किन को थोड़ा कस के रगड़ेंगे तो ये अंतःस्थ व्यंजन हो गया, और हम अगर स्किन को ज्यादा कस के रगड़ेंगे तो उसमें उष्मता निकलती है, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। इसको सल, ऊष्म व्यंजनों को सल प्रत्याहार भी किया जाता है। ये ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त
तीन व्यंजन और है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों को मूल से बनते हैं। क और स को मिला के ख्या बनता है, त और र को मिला के त्रा बनता है, ज और ञ को मिला के ज्ञ बनता है। इन तीनों व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो दो व्यंजनों को मिलाकर ये बनता है। हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह वर्ण पढ़े थे। तो आयोगवाह वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमनीय वर्ण आते हैं। तो अनुस्वार, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है इयम, 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 इयम को हम ई और य के ऊपर अनुस्वार या एक बिंदु लगा देंगे तो ये हो गया अनुस्वार। यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार को प्रयोग किया गया है अंश, अ न स, अंश। यहाँ पे न के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग किया गया है। अनुस्वार केवल न या म के जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अ, म, उ, ण, न। ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5, वहाँ, वहाँ में वह उच्चारण आता है। यहाँ में यह उच्चारण आता है। 5 में ना उच्चारण आता है। इससे यहाँ इस उच्चारण के स्थान पर चंद्रबिंदु का व्यवहार किया जाता है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। इसके बाद आता है विसर्ग स्वरा। आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे हा की तरह होता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह र और स के स्थान पर आता है। रामः, भानु, हरि इत्यादि। रामः, ह उच्चारण आता है। भानु, ह उच्चारण आता है। हरि, ह उच्चारण आता है। इसलिए यहाँ पे आधे ह की तरह इसे व्यवहार किया जाता है। राम, राम, आधे ह आता है। हिंदी में विसर्ग का बहुत कम व्यवहार किया गया है, परंतु संस्कृत में इसका व्यवहार ज्यादा किया गया है। जीवामूल्य, इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहते हैं। जैसे कि कंख, पर इसका व्यवहार या इसका उदाहरण कहीं पर भी नहीं है। जब हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये जानेंगे, इसका व्यवहार जान पाएंगे। आप इसे देखकर जान पाएंगे कि ये जीवामूल्य है। इसके बाद आता है उपधमनिया। उपधमनिया में प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग के समान प्रयोग किया जाता है। ये सब हम जब कोई ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें आएगा तो हम इसे देखकर समझ पाएंगे। इसके बाद हम अल्प प्राण महाप्राण के बारे में जानेंगे। क वर्ग से प वर्ग तक 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर जैसे कि क, ख, च, छ आदि तथा उष्म वर्ण जैसे कि तीनों सा और ह को पुरुष व्यंजन और शेष वर्ण ग, घ आदि को कमल व्यंजना कहते हैं। व्यंजनों के 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण अल्प प्राण है
और दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण है। जैसे कि पांचों वर्ग के क वर्ग के पहला वर्ण है क, ख को छोड़ दिया जाएगा और तीसरा वर्ण है ग। ऐसे ही च वर्ग के पहला अक्षर है च, छ को छोड़ दिया जाएगा, तीसरा अक्षर है ज, ये अल्प प्राण है। और क वर्ग के दूसरा अक्षर है ख और चौथा अक्षर है ग, घ, ये है महाप्राण। च वर्ग के दूसरा अक्षर है छ और चौथा अक्षर है झ, ये है महाप्राण। ऐसे ही अल्प प्राण और महाप्राण को वर्गीकरण किया गया है। वर्ग के पंचम वर्ण व, ञ, न, म अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्ग को कंठ आदि स्थान है। ध्वनि हम उच्चारण करते समय जो ध्वनि आता है, इससे भी हम व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण को वर्गीकरण किया गया है। तो आज ये जानते हैं कौन सा वर्ण कंठ्य वर्ण है, कौन सा तालव्य वर्ण है, कौन सा मूर्धन्य वर्ण है, आइए जानते हैं। वर्गों के उच्चारण स्थान सभी वर्गों के उच्चारण मुख से होता है। उच्चारण में मुख के जैसे अव्यय की सहायता ली जाती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में अनेक अव्यय होते हैं जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका आदि। वर्ग का उच्चारण इन्हीं अव्ययों को सहायता से है। तो स्थान विभाजन में निम्न रूप से किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा वर्ग कंठ से उच्चारण करते हैं, कौन सा वर्ण उच्चारण करते समय तालु से टच होता है। ये सब के आधार पर वर्ग को विभाजित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कंठ वर्ण क्या है। कंठ वर्ण का श्लोक है अकुह विसर्ग जनीय नाम कंठ, अर्थात अकार, अ, आ और पूरे का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग ये उच्चारण करते समय हम कंठ का व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसका श्लोक है और इसको याद करने का ट्रिक है अकुहा विसर्जनीय ना कंठ, अर्थात अकार अ और आ पूरे का वर्ग और विसर्ग कंठ्य वर्ण का अंतर्भुक्त है। अब आता है तालु। तालु या तालव्य वर्ण। तालु का श्लोक है इचु यसा नाम तालु, अर्थात ई छोटी बड़ी च, इचु छोटी बड़ी आ गया च, चू से च वर्ग पूरे च वर्ग और य और स तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है। उच्चारित वर्ण तालव्य कहते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने में जीवा तालु से, तालु का मतलब दंत के मूल से थोड़ा ऊपर जो तालु है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा का श्लोक है रुट्टु रसाणाम मूर्धा, अर्थात रू रू दोनों रू आगे, टू से ट वर्ग आगे और र, रुट्टु रसाणाम मूर्धा। रू ट वर्ग के ट, त, ड, द, ण और का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण को मूर्धन्य कहा जाता है। इन वर्गों का उच्चारण जीवा मूर्धा तालु से भी ऊपर गहरे भाग को स्पर्श करती है। तालु से भी ऊपर हम ट उच्चारण करते हैं, तालु से भी ऊपर को जीवा स्पर्श करता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। मैं जो हर वर्ण का एक श्लोक कहती हूँ, ये आपको याद रखने में सहायक होगा। दंत्य वर्ण किसे कहते हैं? नृ तुलसा नाम दंता, अर्थात लू और तबर्क और ल और दंते स को
उच्चारण स्थान दंत होता है। स्थान से उच्चारित वर्ण दंत के स्थान से उच्चारित वर्ण को दंत्य कहलाते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने में जीवा दंत को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ल, दंत्य स। आप सब उच्चारण करके प्रैक्टिकल करिएगा। और जीवा हमारा दंत को छूती है, इसलिए इसे दंत्य वर्ग कहते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठ वर्ग। इसका श्लोक है ओष्ठ का उपपद्मानीय नाम मोष्टि अर्थात उ, छोटी उ, बड़ा उ, पवर्ग तथा उपधमनीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यह वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। प, फ, ब, भ, म, उ, उ। ये उच्चारण करके देखिएगा। हमारा जो दो ओष्ठ है परस्पर टच होते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है। मैं जो श्लोका बोल रही हूँ, दंत क्या हो गया, ओष्ठ वर्ण का हो गया, आप सब इसे याद रखने में सहायता होगी। इसके बाद आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत और ओष्ठ दोनों का उच्चारण, दोनों को मिलाकर जो वर्ण उच्चारित होता है उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। बकारस्य दंतोष्टम अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इस कारण व दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण करते समय जीवा दांतों को स्पर्श करती है तथा ओष्ठ को भी कुछ मुड़ते हैं। व दांत प्लस ओष्ठ दोनों को छूती है जीवा व उच्चारण करने में, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आते हैं जीवामूल्य। जीवामूल्य स जीवामूल्य अर्थात जो जीवामूल्य व्यंजन वर्ण है वो सब जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओष्ठ को मिलाकर जो वर्ण कहा जाता है इससे हम कंठोष्ठ कहते हैं। औदौतो कंठोष्ठम अर्थात औ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अ प्लस उ औ होता है, अ प्लस ओ औ बनता है। अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आता है कंठ तालु ए देतो। कंठ तालु अर्थात ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। अ बड़ी ई के संयोग से ए बनता है, आ ए के संयोग से ऐ बनता है, अतः ए तथा ऐ के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। ए उच्चारण करते समय कंठ भी यूज होता है और हमारा जीवा तालु को छूता है। ऐ कंठ यूज होता है, जीवा तालु को छूता है। अ और बड़ी ई से ए बनता है, अ और ए से ऐ बनता है, इसलिए इसे कंठ तालु या कंठ तालव्य वर्ण कहा गया है। अब आता है लास्ट वर्गीकरण जो है नासिका। नासिका में कौन कौन वर्ण उच्चारित होते हैं चलिए जानते हैं। जो है म, व, ण, न। हम जब उच्चारण करते हैं हमारा जो जीवा है वो नासिका का माने मुख के अंदर जो नासिका का द्वार है उससे टच करता है, ये आप देखिएगा। तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिकस्य नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इन वर्गों के पूर्वार्थ अपने आप वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं, अर्थात वर्गों का उच्चारण करते समय क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है।
मा, वा, ना, ये सब हम ना से, नासिका से उच्चारण होते हैं, नासिका से ये ध्वनि आता है, इसलिए इसी को नासिका वर्ण कहा गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए, अकुह विसर्जनीयानम कंठ, अ का वर्ग विसर्ग, ये कंठ्य वर्ण है। इचु य सानम तालु, ये तालव्य है। ई च वर्ग य स। ऋतु रसाणम मूर्धा, ये मूर्धन्य वर्ण है। ऋ ट ठ ड ढ ण स, ट वर्ग रू एंड स। रू लू तु लसानाम दंता, ये दंत्य वर्ण है। रू त वर्ग और दंत्य स। रू त थ द ध न ळ स। उपपद्मा नियनाम ओष्ठ, ये ओष्ठ वर्ण है। उ प फ ब भ म। न्यमवणनानां नासिका च, ये नासिका है। न्यमवणनाम। ऐदवता कंठतालु, कंठतालु वर्ण कौन है? ए ऐ। औदौत कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ का वर्ण है अ औ। बकारस्य दंतोष्टम, दंत और वष्ट है औ। नासिका अनुसारः, अनुसार है नासिका। ये 10 वर्ण है जो आपको याद कर लेना है। और संस्कृत का क्लास थोड़ा थोड़ा लेट आ रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ अब मैं गांव में हूँ, इसलिए इतना डिस्टेंस में आ रहा है। कुछ दिन और उसके बाद आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और मैंने जो संभाषण आज बताया है भवान का, वो मुझे आप लिखकर कमेंट कर कर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्र कौन कौन ने मुखस्त कर लिया है वो सब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका एक एग्जाम जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।